हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं? हम टॉपिक पढ़ रहे थे योग का। उसके अंदर हमने कहा कि पतंजलि ने 8 तत्व बताए हैं योग के। उसमें से हम यम, नियम, आसन और प्राणायाम के बारे में पढ़ चुके हैं। प्राणायाम के हमने देखे थे कि 3 तत्व होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। प्राणायाम का वैसे अर्थ होता है प्राण प्लस आयाम, यानी कि ऑक्सीजन का आदान प्रदान। वायु को यानी कि श्वास को नियंत्रित तरीके से प्रवेश करवाना, रोकना और बाहर निकालना क्या कहलाता है? प्राणायाम कहलाता है। ये श्वास पर नियंत्रण की प्रक्रिया है। और हमने कहा था कि इसके 3 तत्व हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक यानी कि श्वास को नियंत्रित तरीके से प्रवेश करवाना, कुंभक यानी कि श्वास को रोक के रखना, रेचक यानी कि श्वास को बाहर निकालना, एक्सेल करना। फिर हमने कुंभक के भी 2 प्रकार पढ़े थे, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। अंतः कुंभक यानी कि श्वास को पूरा भरकर और फिर उसे बाहर निकालना, फिर उसे रोक के रखना। और बाह्य कुंभक यानी कि पहले श्वास को पूरा बाहर निकालकर फिर उसे रोक के रखना। ठीक है। फिर हमने कहा कि प्राणायाम के प्रकार, तो हमने कई प्रकार इसके होते हैं। उज्जयी प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम। ठीक है। तो इस प्रकार के कई जो है हमने इसका प्रकार भी जब वो पढ़े थे। ठीक। फिर हमने देखा कि प्राणायाम के लाभ, हमने कहा प्राणायाम के लाभ अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वैसे जब हम प्राणायाम पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो 2-4 लाभ होते हैं उसी के को ही अपन इसके अंदर लिख सकते हैं। आसन, आसन जो है स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुख की स्थिति में बैठे रहने क्या है? आसन है। ये शारीरिक नियंत्रण की प्रक्रिया है, शारीरिक संतुलन की एक प्रक्रिया है। 3 प्रकार के होते हैं। संवर्धनात्मक आसन यानी कि शारीरिक दक्षता के लिए, करेक्टिव आसन जिनको कहते हैं, जो कि शरीर की वृद्धि के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखे थे चक्रासन और धनुरासन के रूप में। फिर हमने देखा शिथिल कारक आसन, रिलैक्सेटिव आसन, जो कि आराम प्रदान करने के लिए, मकरासन, शवासन। कुछ आसन जो कि ध्यान एकाग्रता बढ़ाने के लिए होते हैं, जैसे कि पद्मासन। ठीक है। और फिर हमने आसन के लाभ। उससे पहले पढ़ा नियम। नियम 5 प्रकार के होते हैं। नियम के 5 तत्व होते हैं। नियम यानी कि क्या? सदाचार और सद्व्यवहार के माध्यम से कार्यों को आगे बढ़ने के लिए जो चाहिए होता है वो क्या होते हैं? नियम होते हैं। 5 होते हैं। कौन कौन से? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान के बारे में हमने काफी डिटेल के अंदर बातें की थी और आपको कई सारी चीजें जो है वो बताई थी। ठीक है। और इससे पहले हमने पढ़ा था यम। यम के भी 5 तत्व होते हैं। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। ठीक है। अब हम अपनी क्लास को आगे शुरू करते हैं। 4 तत्व हम पढ़ चुके हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। आज हम शुरू करेंगे प्रत्याहार से। किससे? प्रत्याहार। प्रत्याहार को यदि आप एक शब्द में कहोगे क्या है, तो इट इज सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। क्या है ये? सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। देखो, जिस तरीके से हमने कहा था कि ईश्वर प्राणिधान बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से आपके लिए यानी कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर प्रत्याहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं योग एक फिजिकल एक्सरसाइज से कहीं अधिक है। प्रत्याहार यानी कि सेल्फ कंट्रोल। हमने कई बार एक शब्द सुना होगा, विल पावर, इच्छा शक्ति। ठीक है। ये विल पावर जो है वो आगे अनुशासन, डिसिप्लिन को बढ़ावा देती है। आप इनको सम्मिलित रूप से कह सकते हो कि ये बनते किससे हैं या फिर ये क्रिएट किससे होते हैं, ये क्षमता हमारे अंदर कहां से डेवलप होती है? तो ये प्रत्याहार से डेवलप होती है। प्रत्याहार यानी कि सेल्फ कंट्रोल। हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी जितनी भी सेंसेस हैं, वो हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम मन के गुलाम हैं, यानी कि मन जो कहता है हम वो करना शुरू कर देते हैं। आपको पता होगा जैन धर्म के अंदर देवता को या गुरु को जिन कहा जाता है। जिन यानी कि जिसने स्वयं को जीत लिया। जिन यानी कि जिसने स्वयं को जीत लिया। इसी तरीके से हिंदू धर्म के अंदर भी स्वामी शब्द का यूज किया जाता है। स्वामी यानी कि जो स्वयं का मालिक है। स्वामी का मतलब क्या हुआ? जो स्वयं का मालिक है, जिसने स्वयं को जीत लिया। उससे बड़ा कोई भी स्वामी जो वो नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई भी अमीर व्यक्ति जो वो नहीं हो सकता, ऐसे स्वामी विवेकानंद कई बार कहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो है स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं है। इसी से हमारी विल पावर जो है वो कमजोर होती है। विल पावर स्टूडेंट लाइफ के अंदर इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप देखोगे कोई भी जो सक्सेस स्टूडेंट होते हैं, जो सफल स्टूडेंट होते हैं और असफल स्टूडेंट होते हैं, उनके बीच में कुछ माइनर जो डिफरेंस होते हैं, उनमें से कुछ एक डिफरेंस में से आता है विल पावर।
आपने कई बार देखा होगा कि हमें पता है कि ये कार्य करना गलत है, हमें पता है कि ये कार्य हमें नहीं करना चाहिए, पर फिर भी हम खुद को रोक नहीं पाते। हमें पता है कि पढ़ाई करते समय हमें सोशल मीडिया का यूज नहीं करना चाहिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये ज्यादा नहीं चलाना चाहिए, पर फिर भी हम स्वयं को रोक नहीं पाते। कोई यदि थोड़ा मोटा व्यक्ति है तो उसको पता है कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, पर फिर भी हम अपने आप को रोक नहीं पाते। तो क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे कारण है विल पावर का कमजोर होना। विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी से डिसीजन जो डिसिप्लिन जो है, अनुशासन जो है कि हमें इतने बजे उठना चाहिए, फिर इतनी इतनी पढ़ाई करनी चाहिए, हमारा फिक्स टाइम शेड्यूल होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना चाहिए, तो वो सब किससे आएगा? डिसिप्लिन से आएगा। और डिसिप्लिन किससे आएगा? विल पावर से आएगा। ठीक है, हम बार बार कहते हैं कि आपको एक दिन का टारगेट बनाना चाहिए, एक हफ्ते का और एक महीने का, 3 टारगेट आपके पास होने चाहिए, जिस तरीके से आप पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू करोगे, ताकि आपके सारे सिलेबस वगैरह सारी चीजें हैं वो बढ़िया तरीके से होती रहें और टाइम टू टाइम होती रहे। इसके लिए क्या चाहिए हमें? कि हमारे टारगेट जो है वो होने चाहिए, दिन का टारगेट, हफ्ते का टारगेट और महीने का टारगेट। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं कि टारगेट तो बनाते हैं लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आती होगी, निश्चित ही आपके साथ भी आती होगी, कि टारगेट तो बनते हैं लेकिन पूरे नहीं होते हैं, या फिर हर हफ्ते के अंदर 2-3 शेड्यूल जो है वो बनते ही बनते हैं। तो क्या कारण है, क्यों नहीं हो पाते? हमें पता है कि करना चाहिए और हम ऐसे टारगेट भी शायद बनाते हैं जो कि किए जा सकते हैं, फिर भी क्यों नहीं कर पाते? तो इसके पीछे कारण है विल पावर, अनुशासन। अब देखो ये चीजें कहां से आती है? अनुशासन भी किससे आएगा? अनुशासन को हम कह सकते हैं कि मन पर नियंत्रण। मन पर नियंत्रण यानी कि प्रॉब्लम यह है कि हमारा मन पर नियंत्रण नहीं है। घर में एक बच्चा होता है जिसकी सारी यदि शर्तें मान ली जाए तो वो बिगड़ता जाता है। वो कुछ कहे कि भाई ये दिलाओ मुझे, उसको दिला दिया, फिर वो कहता है कि नहीं नहीं ये दिलाओ मुझे, वो भी दिला दिया। मेले के अंदर जाए, कहने नहीं मुझे तो ये चाहिए, और वो नहीं दिलाए तो वो रोने लग जाए, उसको फिर दिला दिया, तो उसके हाथ में एक चीज आ जाती है कि भाई हमारी तो सारी शर्तें पूरी होगी, यदि नहीं हो रही है तो हम रो पीट के कैसे कैसे करवा लेंगे। गाँव में कैसे होता है? गाँव के अंदर जो टाबर ऐसे रोता पीटता है, मेले के अंदर जाके उसको पहले घर पे लाके जो है कुटाई होती है उसकी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मन जो है वो भी उसी जिद्दी बच्चे की तरह है, उसकी जितनी ज्यादा शर्तें जो है पूरी करते जाओगे वो उतना ही आपके नियंत्रण से बाहर होता जाएगा। इसलिए कभी कभार या फिर कई बार जो है हमें अपने मन को हराना चाहिए। हम मन को हर बार जिताते रहते हैं, वो कोई भी जिद करते हैं हम उसकी मान लेते हैं। ठीक है, उसी जिद्दी बच्चे की तरह। इस प्रकार से हमें मन को जो है कई बार हराना पड़ता है, कई बार मन को हराना चाहिए। जितना ज्यादा आप मन को जिताते जाओगे वो मन उतना ही आप पर हावी होता जाएगा, उतना ही आप पर जीतता जाएगा। खुद को जीतना है, स्वयं का मालिक बनना है, तो आप जीतो, मन को हराओ। ठीक है, तो अब ये सारी चीजों का कंक्लूजन क्या है? तो करें कैसे ये सब चीजें, मन को हराएं कैसे? देखो, मन को हराने का तरीका ये है, या फिर विल पावर को बढ़ाने का तरीका ये है, या फिर यूं कहें कि डिसिप्लिन को बढ़ाने का तरीका ये है कि कई बार आपका जो चीजों का मन करे वो नहीं करना है, संकल्प कर लो कि मुझे नहीं करना है। विल पावर को हिंदी में कह सकते हैं कि संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति यदि मजबूत होगी तो फिर हम अपने कार्य को जो टाइम हमने खुद ने डिसाइड किया है उस पर पूरे अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मन की नहीं चलेगी फिर हमारी चलेगी। अब कैसे करें? ये सारी बातें आपकी ठीक है, आपने बताया, और लेकिन करें कैसे? इसको पॉसिबल कैसे हो पाएगा? संकल्प शक्ति बढ़ेगी कैसे? तो इसके कुछ छोटे छोटे अभ्यास जो वो किए जा सकते हैं। उन छोटे छोटे अभ्यासों में मूल बात क्या है? तो मूल बात है मन को हराना। आप तय कर लो एक दिन के लिए कि आज मुझे पूरा दिन जो है वो सोशल मीडिया नहीं चलाना, आज मुझे पूरा दिन जो है वो फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम खोल के ही नहीं देखना। भले ही फिर ऊपर से कोई भी मैसेज आए, दिल का निशान बना हुआ, भले कोई भी मैसेज आए, फिर वो आपको चलाना ही नहीं है। तो उससे क्या होगा? आप मन कई बार करेगा, दोपहर तक आते आते तो मन करेगा नहीं बस अब तो बहुत टाइम हो गया, अब तो थोड़ा सा चला के देख ले। थोड़ा सा चलाने में क्या जा रहा है? मूल उद्देश्य तो फिर मतलब मन जो है आपको कई तरीके से समझाने की कोशिश करेगा। मन कहेगा मूल उद्देश्य तो ये था ना कि टाइम खराब नहीं हो, 5 मिनट में चला के बंद कर देंगे। लेकिन आप मन को नहीं, 5 मिनट भी नहीं। संकल्प था कि पूरे दिन नहीं चलाना, मतलब पूरे दिन नहीं चलाना। अब मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि 2 मिनट चला रहे हैं, 5 मिनट चला रहे हैं, 2 सेकंड चला रहे हैं, खोल के ही नहीं देखना। तो इस तरीके से आप मन को हराओ। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अभ्यास है जो किए जा सकते हैं। जैसे आप तय कर लो कि मुझे 2 घंटे टेबल पर बैठकर पढ़ना ही है। हो सकता है कि 1.5 घंटे के बाद आपका मन नहीं कर रहा,
लेकिन केवल संकल्प को पूरा करने के लिए आप केवल टेबल पर बैठे रहो, आधा घंटा और बैठे रहो, केवल संकल्प को पूरा करने के लिए। संकल्प से वैसे नुकसान होगा या नहीं होगा, फायदा होगा या नहीं होगा, वो उसको एक बार छोड़ो। केवल संकल्प को पूरा करने के लिए बैठे रहो। आप तो केवल संकल्प को पूरा करने के लिए कुछ कार्य जो वो करो, केवल संकल्प को पूरा करने के लिए आज सोशल मीडिया मत चलाओ। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे अभ्यास करो। कभी ये 2 घंटे वाला पढ़ने वाला कर लिया, कभी पूरा दिन सोशल मीडिया यूज नहीं करने का कर लिया, है ना। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हो सकते हैं। जैसे हमारा क्या है कि कई बार आदत हमारी रहती है कि ऐसे बालों में हाथ फेरते रहते हैं। एक दिन संकल्प करो कि मुझे पूरा दिन जो है वो बालों में हाथ नहीं फेरना। हम कई बार घर में कोई व्यक्ति है तो वो लगातार शीशा देखता रहता है। एक दिन संकल्प करो कि मुझे पूरा दिन शीशा नहीं देखना। अब शीशा नहीं देखने से क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन संकल्प मजबूत होगा, क्योंकि हमारा मन बार बार करता है। हम कई बार तो अनकॉन्शियसली ये सब काम करते हैं, अनकॉन्शियसली शीशे को देखते रहते हैं, अनकॉन्शियसली बालों में हाथ जाते रहते हैं, अनकॉन्शियसली फेसबुक सोशल मीडिया चलाते रहते हैं। क्या फायदा होगा? क्या देखना है? कुछ नहीं, बस ऐसे देखना है। ठीक है, तो इन सब चीजों को कंट्रोल करना है तो हमें अपनी विल पावर को बढ़ाना होगा। विल पावर कैसे बढ़ेगी? ऐसे कुछ छोटे छोटे अभ्यास जो वो किए जा सकते हैं। कहां पर फायदा होगा इन अभ्यास से? क्या फायदा होगा? देखो, कई बार क्या होता है कि आप 3 घंटे का पेपर लिखने आए, 2 घंटे पेपर लिखा, हालांकि आपको पेपर आ रहा था, आपके साथ वाला एक बंदा उठ के चाय पीने चला गया। आपको लगे यार 3 घंटे का पेपर है, ठीक है, तो कौन सा इससे फाइनल रैंक डिसाइड हो रही है, पेपर भी मुझे आ ही रहा है, छोड़ते ना, लिखने छोड़ देते हैं, बस थक गए यार, 2 घंटे खूब लिख लिया। अब आपको पता है कि पेपर पूरा लिखना है, आपको आ रहा है फिर भी लिखना है, लेकिन आप मन के गुलाम हो। आपने दूसरे को देखा चाय पीते हुए जाते हुए, आपका भी मन करने लगे, हाथ दुख रहे हैं, अब तो चलते हैं। यदि संकल्प मजबूत होता तो कहते कि नहीं, भले पूरी क्लास खाली हो जाए, मुझे 3 घंटे लिखना है, मतलब लिखना है। ये सारी चीजें छोटी छोटी जो हैबिट्स होती है ना, वो एक बड़े व्यक्तित्व का निर्माण कर देती है कई बार, है ना। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। जैसे किसी की हैबिट, जो किसी की कुछ भी हैबिट हो ना, तो उसके ऊपर संकल्प बहुत आसानी से किया जा सकता है। यदि किसी की हैबिट है कि मैं चाय पीता हूँ, दिन में 4 चाय पीता हूँ, तो आप संकल्प कर लो कि 1 हफ्ते तक मुझे चाय नहीं पीनी। चाय पीने नहीं पीने से क्या हो जाएगा? भले ही कुछ नहीं होगा, मेरा संकल्प मजबूत होगा। 1 हफ्ते तक मुझे चाय नहीं पीनी। इस प्रकार के छोटे छोटे संकल्प अभ्यास करो, अपनी विल पावर को बढ़ाओ, और यही प्रत्याहार कहता है। प्रत्याहार कहता है आत्मनियंत्रण। हमारी ज्ञानेंद्रियां जो है उस पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है ये। जो आप सफल और असफल विद्यार्थियों के अंदर कुछ एक अंतर देखते हो, उसमें से ये है विल पावर। उससे पहले हमने एक और बात डिस्कस की थी, ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना। ईश्वर प्रणिधान जब पढ़ रहे थे तब देखा था। तो ये सब चीजें जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमें इन पर अपना थोड़ा समय, थोड़ा सोच विचार करने का और थोड़ा ये अभ्यास करने का संकल्प ये भी लेना चाहिए कि हम करेंगे, डेली हम ऐसा करेंगे, निश्चित ही आपको इससे फायदा होगा। बाकी चीजें तो ठीक है, पढ़ लेंगे हम, यहाँ पे फैक्ट है, देख लेंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो आप नोट्स में से पढ़ लोगे। ठीक है, तो ये सब चीजें जो बताई जाती हैं आपको करनी चाहिए, केवल और केवल नोट्स पढ़ने से नहीं। जो हम कहते हैं ना कि स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, या फिर अपना अच्छा टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। अपना अच्छा टाइम मैनेजमेंट इसी तरीके से हो पाएगा यदि हम टारगेट पूरा करने का संकल्प लेंगे और वो टारगेट पूरे होंगे, तभी हम अपने आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज आज टारगेट था कि 4 लक्ष्मीकांत के 4 चैप्टर पढ़ने हैं और हमने पढ़े 3 चैप्टर। कोई यार मित्र आगे, कोई दोस्त आगे, आपस में बात करने लग गए, पता नहीं लगा कब 2 घंटे निकल गए और जाके सो गए। यदि संकल्प था कि नहीं 4 चैप्टर करने ही करने हैं, तो या तो आप दोस्त से आधे घंटे बात कम कर लोगे, या फिर वो चला गया तब भी आप आधे घंटे एक्स्ट्रा जाग कर पढ़ लोगे। लेकिन संकल्प शक्ति यदि मजबूत है, संकल्प पूरा करने का दृढ़ निश्चय यदि कर लिया है, तो फिर आप 4 चैप्टर वो पूरे करोगे। तो फिर ये जो छोटे छोटे जो लक्ष्य हैं ये पूरे होते जाएंगे, तो एक बहुत बड़ी शक्ति का निर्माण करते हैं। हमें पता भी नहीं लगता इन सब चीजों का कि कब जो है हमारे अंदर ये परिवर्तन आ गया। और शायद आप पता नहीं महसूस करोगे कि नहीं करोगे, आपके आसपास वाले जो है वो 30 दिन के अंदर एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन जो है आपके अंदर महसूस करेंगे। कि पहले तो यार तू कहता था कि चाय पीने चल दिए और अपन चल पड़ते थे, आजकल तो क्या बात है यार, उठता ही नहीं है, क्या चक्कर है। तो फिर उनको धीरे धीरे पता लगेगा संकल्प शक्ति के बारे में भी, आपको भी इसमें काफी लाभ होगा। तो स्टूडेंट लाइफ के अंदर ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि प्रत्याहार को केवल हमने पढ़ना ही नहीं है क्लास के अंदर, बल्कि इसको फॉलो भी करना है।
हमें कोई बहुत बड़े बड़े उपाय इसके लिए नहीं करने, कुछ छोटे छोटे अभ्यास करने, जो भी आपकी हैबिट हो, जो भी आपको लगे कि यार ये मुझसे हो नहीं पाता, इसको मैं कंट्रोल कर नहीं पाता, तो वो सब आपको करने हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये था हमारा प्रत्याहार के बारे में। प्रत्याहार से नेक्स्ट हम पढ़ेंगे धारणा। प्रत्याहार से अगला हमारा क्या है? धारणा। धारणा यानी कि इसको हम कह सकते हैं एक्टिव मेडिटेशन। क्या कह सकते हैं इसको? एक्टिव मेडिटेशन। एक्टिव मेडिटेशन, देखो मेडिटेशन करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, तो ध्यान करने से पहले या फिर हम कहें प्रारंभिक अवस्था के अंदर कुछ हमें धारणाएं बनानी पड़ती है, कुछ हमें मन के अंदर ऐसा क्रिएट करना पड़ता है कि हम किस चीज के प्रति ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो पहले ही दिन ये नहीं हो जाता कि आप सिर्फ और सिर्फ उस परम सत्य की तरफ जब पूरी तरीके से विलीन हो जाओ, ऐसा शुरू के दिन में नहीं होता है। इसलिए हमें कुछ धारणाएं क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे कुछ लोग धारणाएं क्रिएट करते हैं कि भाई दोनों आंखों के बीच में एक अदम्य शक्ति जो है उसको जो वो महसूस करो, श्वास को आते जाते देखो। ठीक है, तो कुछ धारणाएं जो क्रिएट की जाती है कि आप एक ऐसी, मतलब आंखों को बंद करके राजयोग और हठ योग होता है, उसके अंदर ऐसा किया जाता है कि आप ये महसूस करो कि आप यहाँ पर हो, अब आप ये कर रहे हो, अब आप ये कर रहे हो, आपकी जो श्वास है वो धीमी चल रही है, आपका जो मन जो है वो एकदम शांत हो गया है। तो मन शांत हो जाता है, ये हमें धारणा बनानी पड़ती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या हो गया? धारणा हो गई। ये सामान्यतः एक्टिव मेडिटेशन में करते हैं। एक्टिव मेडिटेशन और पैसिव मेडिटेशन में क्या अंतर हुआ? एक्टिव मेडिटेशन का अर्थ कि जब हम मेडिटेशन पर बैठे हैं, जब हम ध्यान कर रहे हैं, उस आधे घंटे के दौरान ही हम ये सब चीजें करते हैं। बाकी टाइम हमें नहीं पता होता कि भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जैसे कि श्वास पर नियंत्रण रखो, आती जाती श्वास को देखो, जैसे जैसे श्वास अंदर आ रही है उसको देखो, जैसे जैसे बाहर जा रही है उसको देखो। तो ये सब किया जाता है जब हम मेडिटेशन पर बैठे हैं, आधे घंटे आंख बंद करके हम वो कर रहे हैं। पैसिव मेडिटेशन होता है, जो कि हम इसका अगला चरण पढ़ेंगे, ध्यान। पैसिव मेडिटेशन होता है कि आप 24 घंटे इसी चीज के बारे में निरंतर चिंतन मनन कर सकते हो। जब धारणा थोड़ी सी गहन हो जाती है, जब हमारी प्रैक्टिस इसमें बढ़ जाती है, तब हम ध्यान की उस अच्छी अवस्था के अंदर जा पाते हैं कि हमारा निरंतर उसी चीज पर चिंतन मनन करते रह सकते हैं। आपने सुना होगा कि योगी कभी भी सोता नहीं है। योगी जब सो रहा होता है तब भी वो इस चीज के बारे में जागरूक होता है कि आसपास में क्या चल रहा है, उसके शरीर में क्या क्रियाएं चल रही है। ठीक है, तो ध्यान यानी कि पैसिव मेडिटेशन। पैसिव यानी कि लगातार वो किया जा रहा है बिना किसी एफर्ट के, जबकि धारणा यानी कि एक्टिव मेडिटेशन, जो कि हम आधे घंटे बैठकर कर रहे हैं। और धारणा यानी कि इस प्रकार की धारणाएं क्रिएट हम करते हैं, किसी चीज के बारे में हम एक विचार बनाते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, और ध्यान क्या हो गया? उस पर निरंतर चिंतन मनन करना क्या हो गया? ध्यान हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बात जो है वो समझ में आई होगी। इसको देख लेते हैं। सबसे पहले प्रत्याहार, तो इसमें हमारी संस्कृति नहीं है, इसको संस्कृति नहीं लिखोगे, सेंसेस लिखोगे। ये हमारे सेंसेस लिखोगे, हमारे ज्ञानेंद्रियां। टाइपिंग वाले जो है वो खतरनाक ही है हमारे। आप ऐसे हल्के में मत लिया करो, कुछ भी लिख सकते हैं, इसीलिए आपको जो है वो पढ़ के बता देते हैं। ठीक है, तो जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ऐसे किसी भी वस्तु, व्यक्ति या घटना को जवाब नहीं देती जो कि एकाग्रता के मार्ग में बाधक हो। यह एक मानसिक अभ्यास की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से इंद्रियों के बहिर्मुखी स्वभाव को अंतर्मुखी स्वभाव में बदला जाता है। ठीक है, तो ये है, तो ये प्रत्याहार के बारे में है। हमने बात की कि एक सेल्फ कंट्रोल है, आत्मनियंत्रण है, ये एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल एक्सरसाइज है। ओके, तो ये हो गया प्रत्याहार के बारे में। नेक्स्ट है धारणा। चित्त को किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान पर स्थिर रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? धारणा कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द माइंड फिक्स्ड या फिर फोकस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट और प्लेस इज कॉल्ड धारणा। धारणा लिखना, इसको धरना मत लिख लेना, ये धरना नहीं है, क्या है? धारणा है। ठीक है, यह एक मानसिक अभ्यास है जो व्यक्ति को ध्यान एवं समाधि की ओर अग्रसर करता है एवं एकाग्रता को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसी के साथ साथ आप और ज्यादा समझने के लिए ये भी लिख सकते हो कि इट इज एन पार्ट ऑफ एक्टिव मेडिटेशन। अभी हमने बात की थी कि एक्टिव मेडिटेशन के अंदर जो ऐसा होता है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का एक्टिव मेडिटेशन है। ठीक है, तो यहां तक हमने बात कर ली, समझा सारा दिया था, ये लिखा हुआ है, बस इसको देखना ही है आपने। प्रत्याहार क्या होता है, धारणा क्या होती है, और इसके बाद हम देखेंगे कि ध्यान। ध्यान यानी कि
ध्येय वस्तु का निरंतर चिंतन मनन करना क्या कहलाता है? ध्यान कहलाता है। इस अवस्था में एक समय में केवल एक ही प्रकार का ज्ञान हमारे मन में प्रवेश होता है और यह हमें समाधि की ओर अग्रसर करती है। ठीक है, ये हमने बात की थी कि धारणा जो है उसके हम किसी एक वस्तु के बारे में अपनी कुछ धारणा बनाते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि मेडिटेशन के अंदर या फिर ध्यान की अवस्था के अंदर क्या होता है, उसके ऊपर हम निरंतर चिंतन मनन जो वो कर रहे होते हैं। और इस अवस्था में हमारे मन में एक बार में केवल एक ही प्रकार के जो नॉलेज है, एक ही प्रकार के विचार है, यहाँ पर ज्ञान मत लिखो ना, यहाँ पर एक ही प्रकार का विचार लिखो, एक ही प्रकार का जो विचार है वो मन में प्रवेश होता है। ठीक है, ज्यादा जो चीजें हैं वो हमारे दिमाग में नहीं चल रही होती है। ये जब हम पढ़ रहे थे कि महर्षि पतंजलि ने योग को क्या कहा है, महर्षि पतंजलि ने कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त मन की वृत्तियों को कम से कम करना क्या है? निरोध है। तो यही बात कहता है कि विचार जो है वो एक बार में एक ही विचार चलता है। तब भी हमने काफी डिटेल के अंदर बात की थी कि जब जब मन के अंदर न्यूनतम विचार चल रहे होते हैं तब तब हमें आनंद का अनुभव होता है। आप अपनी उन हर एक अवस्थाओं को याद कर लो जहां पर आपको आनंद का अनुभूति हुई हो, उस समय में आपके मन में न्यूनतम विचार चल रहे थे। हम जब मूवी देख रहे होते हैं तब हमारे मन में केवल मूवी चल रही होती है। यदि हमारा अच्छे से ध्यान उस पर होता है तो फिर हमें आनंद की अनुभूति होती है। आप जब क्लास के अंदर राजवीर सर से अच्छी सी कहानी सुन रहे होते हैं तब आपको कहानी में मजा आता है। तो क्यों आता है मजा? क्योंकि आपका ध्यान जो उस कहानी पर अच्छे से केंद्रित होता है। आप जब हंसते हो तो भी आप देखना, जब हंसते हो तो आपके मन में कोई दूसरे विचार नहीं चल रहे होते, एक न्यूनतम विचार जो वो चल रहा होता है, जिस चीज के बारे में आप हंस रहे हो केवल वही विचार चल रहा होता है। ठीक है, तो हंसना हुआ, रोना हुआ, है ना, ये सब क्रियाओं में या फिर भोग संभोग की जो अवस्था होती है उन सब में न्यूनतम विचार जब वो चल रहे होते हैं, इसीलिए हमें आनंद की जो है वो प्राप्ति अनुभूति जो है वो होती है। तो यही योग चित्तवृत्ति निरोध की परिभाषा थी और यही ध्यान के अंदर होता है। इस समय में एक बार में केवल एक ही प्रकार के जो विचार है वो हमारे मन में चल रहे होते हैं और जब जब विचार ज्यादा चल रहे होते हैं तब तब हमें तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। जब जब चिंताएं होती है तब पता नहीं कहाँ कहाँ से अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, शायद ये अनहोनी नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया क्या? ध्यान। उसके बाद आता है समाधि। समाधि यानी कि योग का जो अल्टीमेट एम है, योग का जो अंतिम लक्ष्य है, जो कि महर्षि वेदव्यास कहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने क्या कहा था? योग समाधि है। फिर हमने कहा था कि ये तो परिणाम के रूप में देखते हैं कि अंतिम परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो योग समाधि है और समाधि जो है वो योग का अंतिम उद्देश्य है, अंतिम लक्ष्य है। इसके अंदर जो हमने इसका उद्देश्य पढ़ा था, आत्मा का परमात्मा से मिलन, समाधि के अंदर ये पूरा हो जाता है। आत्मा का परमात्मा से पूर्ण मिलन जो है वो हो जाता है। हमारे आवेशों पर, हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारा शारीरिक नियंत्रण है, मानसिक नियंत्रण है, उस पर पूरे तरीके से नियंत्रण हो जाता है। पूरे आवेशों पर, सभी आवेशों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, पूर्ण अधिकार हो जाता है। इसको हम कहते हैं समाधि की अवस्था। अब समाधि की अवस्था कोई व्यक्ति यदि फील करे, किसी ने महसूस की हो, किसी ने समाधि को जिया हो, वही बता सकता है कि समाधि के अंदर एक्चुअल होता क्या है। हम और आप तो केवल किताबों में पढ़ी हुई बातें जो वो बता सकते हैं। ठीक है, तो समाधि के अंदर होता क्या है? जो बताया जाता है कि समाधि के अंदर सभी प्रकार के विचार जब लुप्त हो जाते हैं और सभी प्रकार के आवेशों पर हमारा नियंत्रण जो है वो स्थापित हो जाता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, हमारा उस डिवाइन सोल के साथ में मिलन जो है वो हो जाता है। ये योग का एक अंतिम उद्देश्य है। इसके बाद योग का कोई और उद्देश्य नहीं है। और समाधि जो है वो दो प्रकार की होती है। समाधि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं संप्रज्ञात समाधि और एक को बोलते हैं असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि का मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं रहता, किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं रहता। और असंप्रज्ञात समाधि के अंदर, संप्रज्ञात के अंदर भाव रहता है और असंप्रज्ञात के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं रहता। संप्रज्ञात को आप सगुण से तुलना कर सकते हो। आपने भक्ति संतों में पढ़ा होगा कि दो प्रकार के संत होते हैं, एक तो सगुण संत होते हैं, एक निर्गुण संत होते हैं। सगुण संत जो कि अभी भी किसी चीज को मानते हैं, जैसे माँ मीराबाई जो है वो भगवान श्री कृष्ण को आराध्य देव मानती है, वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती हैं। तो वो भले ही समाधि में हो, लेकिन समाधि के अंदर किन की पूजा कर रही हैं? भगवान श्री कृष्ण की पूजा जब वो कर रही हैं। ठीक है, तो वो सगुण संत हुए। सगुण संत है तो इनको संप्रज्ञात समाधि कहा जा सकता है कि उनमें अभी भी किसी प्रकार का भाव उपस्थित होता है।
जबकि असंप्रज्ञात समाधि के अंदर किसी प्रकार का कोई भाव उपस्थित नहीं होता है, कोई विचार जो वो शेष नहीं रह जाता है, वो केवल उस परम सत्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे निर्गुण संत होते हैं, गुरु नानक हुए, कबीर हुए, सूफी संत हुए, इनमें किसी प्रकार का कोई भाव नहीं रहता। ये क्या है? निर्गुण संत है एक प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गई असंप्रज्ञात समाधि। तो समाधि के भी दो प्रकार हो गए, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है, तो ये होती है समाधि। पढ़ लो। योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? समाधि। इस अवस्था में व्यक्ति को उसके मानसिक आवेगों पर पूर्ण नियंत्रण जब वो हो जाता है। दो प्रकार की होती है। संप्रज्ञात समाधि, देयर इज ए सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और थॉट, वस्तु या विचारों का भाव रहता है। असंप्रज्ञात समाधि, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव या फिर कोई भी भाव जो वो नहीं रहता। इस अवस्था में व्यक्ति आत्मा के मूल स्वरूप को जान लेता है और अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। ठीक है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। तो ये था हमारा योग के जो 8 तत्व हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। योग के कौन कौन से 8 तत्व होते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन सब के बारे में हमने डिटेल से देख लिया। अब आपसे इसमें 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो भी पूछा जा सकता है। तो ये योग के 8 तत्व थे। अब हम कुछ और योग जो हमारे सिलेबस में, देखो सिलेबस में सीधा क्या लिखा हुआ है? योग एक सकारात्मक जीवन पद्धति। तो कई अलग अलग तरीकों से इसको इंटरप्रेट जो है वो किया जा सकता है, कई सारी चीजें जो वो पूछी जा सकती है। तो योग एक सकारात्मक जीवन पद्धति जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसके तहत हमने योग की परिभाषा, योग के अलग अलग विद्वान क्या कहते हैं, उस पर क्या क्या फैक्ट हैं, योग का महत्व क्या है ना, और योग के 8 तत्व कौन कौन से हैं, उन 8 तत्वों को थोड़ा सा डिटेल के अंदर ये सब हमने पढ़ लिया है। अब कुछ एक योग पढ़ लेते हैं। योग यानी कि भाई चक्रासन कैसे करते हैं, धनुरासन कैसे करते हैं, प्राणायाम के कौन कौन से प्रकार रहते हैं और वो कैसे कैसे करते हैं और उससे क्या लाभ होता है। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे। और उसके साथ कुछ और क्रियाएं होती है, जैसे क्रिया होती है षटक्रम, वो पढ़ेंगे। और एक क्रिया पढ़ेंगे सूर्य नमस्कार। क्या पढ़ेंगे? सूर्य नमस्कार। पहले शुरू करते हैं षटक्रम से। षटक्रम यानी कि 6 क्रियाएं होती है। जैसे आयुर्वेद होता है, आयुर्वेद के अंदर क्रिया होती है पंचकर्म। आयुर्वेद के अंदर उसको क्या बोलते हैं? पंचकर्म। 5 क्रियाओं का समूह होता है, उसको बोलते हैं पंचकर्म। उसी प्रकार से योग के अंदर षटक्रम क्रियाएं होती है, 6 क्रियाएं होती है जो कि हमारे शरीर की शुद्धि के लिए आवश्यक होती है। शरीर की शुद्धि के लिए आवश्यक होती है, प्योरिटी के लिए जो आवश्यक होती है। और वो कितनी क्रियाएं होती है? 6 क्रियाएं होती है। तो सबसे पहला तो पता होना चाहिए कि षटकर्म होता क्या। तो षटकर्म योग के अंदर 6 क्रियाएं ऐसी हैं जो कि हमारे शरीर की शुद्धि के लिए, शारीरिक शुद्धता के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे वो 6 क्रियाएं कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो कि षटकर्म क्या होता है। तो आंतरिक शुद्धता के लिए, शारीरिक शुद्धता के लिए 6 क्रियाएं हैं। ठीक है, अब बात आ गई वो 6 क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। एक तो होता है नेति, एक होता है द्योति, एक होता है नौली, एक होता है वस्ती, एक होता है त्राटक और एक होता है कपालभाति। ये 6 क्रियाएं हैं जो कि षटकर्म के अंदर आती है। सबसे पहली बात तो बिना, जैसे होता है ना कि ये जो स्टंट है आपको घर पे नहीं करना चाहिए, आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, उसी प्रकार से ये क्रियाएं भी आपको बिना योगाचार्य के, जो कि योग करवाते हैं, योग आचार्य जो होते हैं, उनकी देखरेख के बिना ये नहीं करना है। अपनी इतनी शुद्धता नहीं चाहिए, यदि नहीं आता है तो नहीं करना है। क्योंकि मैं आपको अभी बताता हूँ होता क्या है इसके अंदर। नेति के अंदर क्या होता है कि एक नाक से पानी प्रवेश करवाया जाता है और दूसरी नाक से निकाला जाता है, ताकि हमारे नाक का ये जो सिस्टम है इसके अंदर जितनी भी अशुद्धियां हो वो सब बाहर निकल जाए। एक नाक से पानी प्रवेश करवाया जाता है और दूसरी नाक से निकाला जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर ब्रीदिंग सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, श्वास का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। यदि श्वास को ढंग से नहीं लिया जाए, अनियंत्रित तरीके से लिया जाए, तो इसकी पूरी संभावना है कि जो पानी है वो मस्तिष्क की तरफ जा सकता है। ठीक है, दिमाग की तरफ जो वो पानी जा सकता है
उससे शरीर को काफी नुकसान हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नेति जो है बिना देख रेख के नहीं करना चाहिए। नेति होता क्या है, तो एक नाक से पानी प्रवेश करवाना और दूसरी नाक से निकालना। ठीक। द्योति होता है कि ये अमाशय की शुद्धता के लिए होता है। ठीक है, द्योति क्या होता है, ये अमाशय की शुद्धता के लिए होता है। उसमें क्या करते हैं कि एक कपड़ा लेते हैं, पतला सा कपड़ा, जो कि मुख में से प्रवेश करवाया जाता है और पूरा अंदर तक अमाशय तक लेके जाया जाए। हल्का सा टुकड़ा जो बाहर रखा जाए और पहले पूरा अंदर लेके जाया जाए और फिर उसको बाहर निकाल लेते हैं। इससे अमाशय की जो भी अशुद्धता होती है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये भी बिना देख रेख के नहीं करना चाहिए। ये ऐसा स्टंट है जो कि घर पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, द्योति के अंदर क्या होता है, मुख के अंदर कपड़ा जो लेके जाया जाता है, पूरे पेट तक लेके जाएंगे। अमाशय की जो भी अशुद्धता होती है वो बाहर आ जाती है और फिर वापस कपड़े को बाहर खींच लेते हैं। कभी नहीं करना चाहिए, अपने तो बस पढ़ने के लिए वो पढ़ लो बस। ठीक है। तीसरा है नौली। नौली आपने देखा होगा, नौली भगवान के बाबा रामदेव जो है ना, योग जो करवाते हैं बाबा रामदेव जो है, उनको देखा हो कई बार पेट घुमाते रहते हैं, है ना। पेट उनका वैसे भी पतला ही है, तो पेट को अंदर 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 घुमाते रहते हैं। उसको क्या कहते हैं, नौली कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, नौली कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से होता है वस्ती। वस्ती के अंदर जो हमारा मलमूत्र स्थान है, मल का जो स्थान है जहां से मल त्याग करते हैं, वहां से पानी को खींचा जाता है और फिर जितनी भी आंतरिक अशुद्धता होती है उसको बाहर निकाला जाता है, यानी कि वो पानी को वापस छोड़ा जाता है। जब तक कि पानी बिल्कुल साफ नहीं आने लग जाए तब तक इस प्रक्रिया को करते हैं। ज्यादा डिटेल के अंदर इसमें भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ये वस्ती है, ये भी नहीं करना। त्राटक होता है, ये आंखों की शुद्धता के लिए होता है, ये एकाग्रता को बढ़ाने के लिए होता है। ये अभ्यास आपको घर पे करना चाहिए, अच्छा अभ्यास है। करते क्या है त्राटक में, त्राटक में किसी एक पिन पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप इस प्रकार का एक पॉइंट जो है वो अपनी दीवार पर बना लो, ब्लैक पॉइंट बना लो दीवार पे, गोल गोल करके एक पॉइंट बना लो जहां पर भी आप पढ़ते हो। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है दीवार पर बना लो, दीवार पर चिपका लो ये बना के, और इसको जो है थोड़ा दूरी के साथ, यानी कि 3-4 फीट दूरी पर रख के, और इसको लगातार देखते रहो। 2-3 मिनट तक देखो, जब तक कि आपकी आंखों से पानी नहीं आने लग जाए। बिना पलक झपकाए इसकी तरफ लगातार जब वो देखते रहो। ये है त्राटक की प्रक्रिया। इससे जो है वो एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ता है। आप घर पे भी कर सकते हो, बहुत आसान है और बहुत लाभदायक भी है। ठीक है, तो त्राटक जो वो किया जा सकता है। और फिर एक आता है कपालभाति। तो ये तो प्राणायाम का ही एक प्रकार है, तो प्राणायाम के अंदर थोड़ा सा इसको देख ही लेंगे। तो ये हुए षट क्रम की 6 क्रियाएं, नेति, द्योति, नौली, वस्ती, त्राटक और कपालभाति। और ये होता है षट क्रम। षट क्रम के अंदर 6 क्रियाएं होती है जो कि शुद्धता के लिए होती है, जो कि शुद्धता पर जो बल देती है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा हम फोटो वगैरह देख लेते हैं और फिर आज की क्लास के अंदर इतना ही पढ़ेंगे। बाकी फिर आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा देख लेते हैं षट क्रम में क्या कुछ लिखा हुआ है और चीजें जो है वो लिखी हुई है वो देख लेते हैं बस। ठीक है, षट क्रम तो वे 6 क्रियाएं जो शरीर से विजातीय तत्वों को बाहर निकालने में सहायक होती हैं। ठीक है, षटक्रम शुद्धिकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायक होती हैं। ठीक है, षटक्रम के अंदर 6 चीजें हैं, नेति, द्योति, नौली, वस्ती नहीं, इसको वस्ती कर लेना, वस्ती। ठीक है, वस्ती कर लेना, और त्राटक और कपालभाति। ठीक है, तो ये 6 क्रियाएं इसके अंदर। चलो उसके बाद तो आगे इन्होंने फोटो वगैरह तो नहीं डाल रखी है। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक जो है वो हमने योग के जो 8 तत्व थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनके ऊपर डिटेल में चर्चा कर ली है। षटक्रम जो है उसके बारे में देख लिया है कि 6 क्रियाएं होती है और वो कौन कौन सी 6 क्रियाएं हैं। अगली क्लास में आप अच्छे से पढ़ के आना, यहाँ तक जितना पढ़ा है पहले उसको 5-1 मिनट के अंदर फटाफट रिवाइज करवाएंगे और फिर जो हम आगे शुरू करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दिया करो, आपको कल भी कहा था। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दो। बहुत बहुत धन्यवाद।